दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी, आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कोई आपको लगता है कहीं कमी है तो बताइए। हाँ, सुधार किया जाएगा। अभी हैं लर्निंग में, सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलिए एक बार फिर से। यूएनओ द्वारा सहशब्दी विकास लक्षण MDGs 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्षण SDGs का उद्देश्य किस वर्ष तक 2030 तक प्राप्त, मतलब 13 को लक्ष्य देखिए। 17 लक्ष्य प्राप्त होगा 2030 तक। यूनो 2015 में एक सम्मेलन में 17 लक्ष्य को पारित किया, जो कि 2030 तक उसको पूर्ण करने का वादा किया है। यूनो का स्थापना, यूनो का कितना सदस्य है वर्तमान में? यूएनओ का 193 24 अक्टूबर 1945 से हुआ था। 45 में, 1945 में इसका यूएनओ का स्थापना 1945 में होता। आते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में घाटे के वित्त व्यवस्था किसके लिए संशोधन को बढ़ाने के लिए उपयोगी की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए। चलो अगला क्वेश्चन पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है मुद्रास्फीति के साथ। सही है, मुद्रास्फीति के साथ। मुद्रास्फीति के साथ बढ़ेगा। थोड़ा पढ़िए तो। अगला डिस्कशन इसका। आर्थिक विकास समन्वय पूंजी निर्माण, बचत या निवेश, मांग और आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होता है। समृद्धि के लिए समस्त आर्थिक गतिविधियां बाजार में संपन्न की जाती है, और वे भी मुद्रा के साथ। बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि, लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महंगाई की स्थिति को उत्पन्न करता है। इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा मिलता है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आर्थिक विकास बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होगा। जब पूंजी बढ़ेगा, जिस देश में पूंजी निर्माण होता है। अनिवार्य। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? यह सरकार की गहन चिंतात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक ना। देखिए, वित्तीय उत्प्रेरक की धारणा को वर्ष 2008 और 9 में वैश्विक स्तर पर लाया गया था। वित्तीय उत्प्रेरक एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक दबाव में पड़ी अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने के लिए सरकार द्वारा सरकारी व्यय, लोक व्यय में वृद्धि की जाती है, अर्थात करों में कटौती की जाती है। इस प्रकार यह सरकार की गहन चिंतात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन पाइए। किस संस्थान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास है, UNDP 1990। अभी भारत में कितना अंक है UNDP में? तुम्हें भारतीय राजू जी, मानव विकास रिपोर्ट में कितना है? हाँ, क्या बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में? 132 132 स्थान है भारत का। ठीक ना। हाँ, भुखमरी में कितना है? 108। बढ़िया क्वेश्चन, सब रिपीट कर दिए। ठीक ना। प्रेस 161, लॉजिस्टिक पूछेगा तो 38, 126, हैप्पीनेस में 126, 4, यूनिकॉर्न में 3। आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं। मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? डिस्कशन सत्य नहीं है, मतलब डिस्कशन पढ़िए आप। नहीं है, दोनों गलत है। इसका मानव विकास के सूचकांकों में लोगों की संसाधनों तक पहुंच को क्रिया शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। सही है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है।
इन्हीं क्षेत्रों की उपलब्धियों के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों में मानव विकास प्राप्तियों का मापन करता है। आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि का एक कारक है। मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। सभी सही है। अगला क्वेश्चन पाएं। आइए। भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तार्किक कारक हो सकता है? स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और अनुकूल प्रभाव डालती है। ठीक ना? ठीक है। शिक्षा से नारी की आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार होती है। सही है। शिक्षा से नारी की सामाजिक स्तर में परिवर्तन हो सकती है। हमको कुछ याद आ गया इसलिए वहाँ से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बीवी नहीं। अच्छा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तापस मजूमदार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए तापस मजूमदार समिति जो है 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए है। ठीक है। देखिए, वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.37 करोड़ रुपया व्यय करना होगा। तापस मजूमदार समिति। अगला क्वेश्चन पाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना? तापस मजूमदार समिति याद रखना। हाँ, सब समिति याद रखना। निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली घर और दूरसंचार सुविधा। सड़क, हवाई अड्डा, बांध, सफाई और पेयजल। चलिए इसका डिस्कशन पे देखिए। आधारिक संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्र में सहयोग सेवा उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली घर, दूरसंचार सुविधा, हवाई अड्डे, बांध, सफाई, पेयजल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर कथन पर विचार कीजिए कौन सुमेलित है? आर्थिक आधारिक संरचना परिवहन और संचार के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक आधारिक संरचना शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी के अंतर्गत हैं। देखिए, आर्थिक हो गया मतलब जिससे हम धन मतलब पैसा उसे कमाए चाहें, यातायात बढ़े तो परिवहन संचार से हो जाएगा। सामाजिक मतलब हम क्या सेवा हुआ करें, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आवास से, ये सब कर सकते हैं। कथन। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। आइए। आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर है। सही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है। अगला क्वेश्चन पाएं। कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचना सेवा महत्वपूर्ण है। एकदम सही है, महत्वपूर्ण है। ये अल्प आय वाले, अल्प विकसित हो गया ना? हाँ, अल्प आय वाले देश के लिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती है कृषि की हिस्सेदारी अधिक हो जाती है, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हरित वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है?
यह सार्वजनिक, निजी व गैर लाभकारी क्षेत्रों से अस्थायी विकास प्राथमिकताओं तक वित्तीय प्रवाह के स्तर में वृद्धि से संबंधित है। सही है। इसे जलवायु स्मार्ट नीली अर्थव्यवस्था में इसे जलवायु स्मार्ट नीली अर्थव्यवस्था में वृद्धि और हरित बांडों का उपयोग करके बढ़ावा दिया जाता है। दोनों सही है। इसका ये देख लेते हैं, सतत विकास लक्षण तथा हरित वित्तीय पोषण। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ सतत विकास लक्षणों को हासिल करने के लिए वित्तीय प्रवाह को निर्देशित करने हेतु सतत विकास लक्षण 2023 के वित्तीय प्रणाली को संरेखित करने के उद्देश्य से देशों, वित्तीय नियामकों एवं वित्तीय क्षेत्र के साथ कार्यरत है। सतत विकास कार्यक्रम 2030 के लक्ष्य रखा गया, ठीक ना? 2023 का 2023 पानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश की उपभोग प्रक्रिया के ऊपर की ओर विस्थापित करने के कारण हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? जब ब्याज दर में गिरावट आए। जब ब्याज दर में गिरावट आए। यदि ब्याज दर में गिरावट आती है तो परिवार यह निर्णय ले सकती है कि बचत कम लाभप्रद हो। अतः यह कम बचत और आर्थिक उपयोग करते हैं। परिवार अपनी कुछ खरीदारी के वित्तीय के लिए ऋण लेने की इच्छा भी रख सकती है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। डिस्कशन। देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, इसका डिस्कशन। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि इत्यादि हो रही हो तो इसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो और मानव संसाधन का विकास हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सुधार किए जाने पर भारत को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थान प्राप्त हो सकेगा? ठीक है। अधिक बच्चों का स्कूल जाना और बाल कुपोषण में कमी आना। अधिक बच्चों का स्कूल जाना, बाल कुपोषण में कमी आना, कमजोर वर्गों को अत्यधिक साख, ये नहीं होगा। लैंगिक समानता का विकास होना, ये भी नहीं होगा। इसका डिस्कशन, सरकार द्वारा अधिक बच्चों का स्कूल जाना सुनिश्चित किए जाने से शिक्षा स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है। तथा बाल कुपोषण को दूर करने से स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि होगी। ठीक। HDI के प्रमुख घटकों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से मानव विकास सूचकांक का विकास होगा। सही है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, कथन है कारण है, कौन सा सुमेलित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन जो हुआ ना सचिवालय बिहार SSC वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा क्वेश्चन है। चलिए कथन पढ़ रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में आरंभ की गई थी। एकदम सही है, की गई थी। मध्याह्न भोजन प्रदान करने का उद्देश्य बच्चों प्राथमिक कक्षाओं में कुपोषण प्राप्त करने के अतिरिक्त नामांकन और अवधारणा तथा उपस्थिति में वृद्धि करना है। ठीक है। ठीक है। कब लाया गया था? 1995 में। डेट भी याद है, देखिए उनको याद था डेट, अभी कुछ भूल इसी में अगला कथन, NAFED तथा TRIFED जैसे संस्थाएं पोषण से संरक्षण तथा उत्पादक व बाजार के बीच संपर्क माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाफेड और ट्रेफेड जो है ना संस्था है, ट्रेफेड, हाँ, नेफेड और ट्रेफेड दोनों सरकारी बाजार की एजेंसी है और सहकारिता के आधार पर कार्य करते हैं। ट्रेफेड जो है ना TRIFED
इसके उद्देश्य आदिवासियों के शोषण से बचाना और लघु वनोत्पादनों पर कृषि अधिशेष उत्पादन को उचित मूल्य दिलाना है। नाफेड जो है ना, कृषि उत्पादन के बढ़ने के लिए स्थापित किया गया एक शीर्ष निकाय है जो कि नाबार्ड के अंतर्गत काम करता है। एन जो है नाफाड, NAFAD नाबार्ड के अंतर्गत काम करता है। एक और क्वेश्चन है, आइए बोलिए। भारत का वो कौन सा राज्य है जो पहली बार मध्याह्न भोजन लागू किया था? तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु ऐसे भी क्वेश्चन नहीं सोच सकता है सब। वायदा अगला ये नीचे वाला मिलान तो नहीं है वाय। आप बोले क्यों नहीं? अब अभी तो डिस्कशन इसका चल रहा था, इसके बाद तो खुद ही कर रहे थे कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1995 है, डेट याद आया, उसके बाद चलवे करता है मुख्यमंत्री। हाँ मुख्यमंत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो, पढ़िए हो अगला। तीसरा गलत क्यों है, ये वाला पढ़ लेते ना। क्या? वायदा कारोबार, अग्रिम कारोबार तथा स्वेप वस्तु बाजार के उपकरण है। देखिए व्यक्तिपन डिस्कशन। व्यक्तिपन बाजार ऐसे बाजार हैं जो व्यक्तिपनों की खरीद बिक्री करते हैं, ठीक ना। व्यक्तिपन ऐसे वित्तीय उपकरण है जो अन्य कारकों उपकरणों के मूल्य ग्रहण करते हैं। लाभांश कंपनी द्वारा अपने निवल लाभ का शेयर धारकों को वितरण है, जो कि गलत है। व्यक्तिपन बाजार में ऐसे बाजार जो लाभी खरीदते हैं, नहीं खरीदते बेचते नहीं है, बल्कि उसको लाभ होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पाते हैं। वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किन अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय की आवश्यकता है? भूत लक्ष्मी कालाधान की प्राप्ति, ठीक ना। भूत लक्ष्मी कालाधान की समाप्ति। एक स्तर राजकोषीय अवधि और संचारागत अवरोधों को समाप्त करना और संचालकों के लिए FDI के जरिए निधि संग्रह करना। नेक्स्ट, वृद्धि में रुकावट आने वाली लाल फीताशाही को समाप्त किया जाना तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच विशेषकर पर्यावरणीय स्वीकृति देने के मद्देनजर संभवतः सुनिश्चित करना, ठीक ना। ठीक है, तो स्लो पढ़े राजू, दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाए, कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के प्रमुख आयामों मतलब दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, ज्ञानवर्धक और सभ्य जीवन स्तर आदि की औसत उपलब्धि का संक्षिप्त मापक है। HDI इन तीनों आयामों में से प्रत्येक के सामान्य निम्नलिखित सूचकांक का समांतर माध्यम जीवन स्तर खाली वृद्धि करता है। ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामितिक गुणोत्तर मापदंड, नहीं कि समांतर माप। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक जारी करता है, UNDP जारी करता है, ठीक ना। ये ज्योमेट्रिक का मतलब क्या करता है ना, अभी भारत का सन 132 है। 132 है। इस इंडेक्स याद रखिए, इंडेक्स पूछता है क्वेश्चन में, याद होगा में। अगला क्वेश्चन पर है, टोटल याद हो जाएगा, टोटल याद हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है GDP के निरंतर वृद्धि। GDP में निरंतर वृद्धि। ठीक। अगला क्वेश्चन, ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या है? देखिए क्या है, यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होता है। यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा और नाम 1833 ईस्वी में विक्टोरियन और शास्त्री विलियम फोर्टस लॉयड ने दिया था, ठीक ना। कौन? फोर्टस लॉयड ने दिया था। यह निबंध के संबंध में उन्होंने ब्रिटिश द्वीपों के साझा भूमि पर अनियमित चराई का प्रभाव एक काल्पनिक उदाहरण इस्तेमाल किया। 1968 ईस्वी में पारिस्थितिकी विज्ञान ग्रेटस हार्डिंग द्वारा लिखी गई एक सरल में वजह से एक सदी के बाद इसका अवधारणा व्यापक प्रचलन की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगठनों से कौन सा मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? विश्व बैंक। ये है मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक कौन करता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? अजय बंगा, भारतीय मूल के निवासी है। देखिए एगो क्वेश्चन छूट गया, ऊपर डिस्कशन में थोड़ा बढ़िया पढ़ दें, पढ़िए। देखिए ट्रेजरी या कॉमन शब्द का उपयोग वर्तमान में ऐसी समस्या का वर्णन करने समय किया जाता है जहां संसाधनों तक सभी व्यक्तियों के बराबर और खुली पहुंच होती है, ठीक ना। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स अवसर, सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के संबंधित बहस से भी उद्धृत करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक बुनियादी आय के संबंध में कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? ठीक है।
यह भूमि के कब्जे या स्वामित्व के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। इसका भुगतान कम करने की इच्छा न रखने वाले या कम करने के प्रति इच्छा प्रदर्शित करने वाले को किया जाता है। इसमें गरीबी को कम करने और समानता को बढ़ावा देने की क्षमता है। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन पर आइए। इसमें सुधार होने पर भारत और यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा। क्या है? शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, आर्थिक बच्चों के स्कूल जाना, अधिक बच्चों को स्कूल जाना, अधिक पौध की साक्षरता यानी ज़्यादा उम्र वाले को साक्षर बनाना। क्या नहीं है? किसानों का अधिक साथ नहीं होगा। नेक्स्ट अगला कथन कारण है। हाँ। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। बढ़ती है नहीं पड़ेगी नहीं। विकास की ऊंची दर होगा तो मतलब शिक्षित बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ। यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। बेरोजगारी के दर को किससे नापते हैं? NSSO जिसको मोदी जी ने खत्म कर दिया था। कहते हैं प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संस्थान बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय प्रतिवेतन सर्वेक्षण संस्थान हिंदी बोले। अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोस्ट क्वेश्चन किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस डी मोरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, ठीक ना, किसके द्वारा विकसित की गई थी? मॉरिस डी मोरिस। 1979 एक बार फिर से, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस जी थे ना, उन्हें आंकड़ा मतलब मापा था। यदि 100 से 1000 मापदंड रखा था। जहाँ 100 जीरो होगा ना, जीरो सबसे बुरा स्थिति होगा, 100 सबसे बढ़िया स्थिति होगा। इसी का मापदंड पर किया था। हाँ, मापदंड की प्रक्रिया अपना लिए थे। सन 1979 में मॉरिस डी मोरिस द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI का निर्माण किया गया। इसके अनुसार अधिकांश सांकेतिक विकास प्रक्रिया की आगातें थी, न कि विकास प्रक्रिया के परिणाम। यह सांकेतिक दर्शाते हैं कि आर्थिक रूप में कम विकसित देश केवल औद्योगिकीकृत देश के अल्प विकसित रूपांतरण है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के संबंध में कथन पर कौन सा सही है? इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सही है। इसमें असमानताएं, गरीबी, मानव सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। पहले किसने लागू किया था? मकबूल हक। देखिए, मानवीय विकास दृष्टिकोण से विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे कौन? महबूब उल हक, ठीक ना। 1990 के दशक में लगभग सभी वर्षों में मानवीय विकास रिपोर्ट जारी किए जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य यानी UNDP द्वारा निर्गत जारी किया जाता है। इसका देखिए क्या बात है। मानवीय विकास सूचकांक मानव विकास को प्रभावित करने वाले भाग को सरलीकृत व्याख्यात करता है। यह समानताओं, गरीबी और मानव सुरक्षा, सशक्तिकरण इत्यादि को प्रतिबंधित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पर याद मत बोलिएगा आप, ठीक ना राजू जी। मानव विकास सूचकांक रंग कितना है भारत का? हाँ, याद रखिए। UNDP जारी करता है। विश्व बैंक जारी करता है? नहीं, UNDP। हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव पूंजी सूचकांक पूछेगा ना, तब वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा साहब करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल। नीचे पढ़िए डॉट वाला। देखिए, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक ना। पहल योजना विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में 13 अगस्त
15 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। यह नवंबर 2014 में इस योजना के पहल के रूप में नामित किया गया था। 1 जनवरी 2015 को पूरे देश में लागू हो गया था। पहल समझ रहे किससे संबंधित है? एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस। अगला क्वेश्चन पाए। एक मिनट रुकिए ना। एलपीजी से तो उज्ज्वला योजना है। हाँ, एलपीजी का जो फर्जी होता है ना, एक ही नाम से 2 कनेक्शन रहेगा, उसी के लिए उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला 0.2 है, बहुत सारा है इसमें। आइए जी सतीश जी, अगला क्वेश्चन। बॉम्बे बम्बई प्लान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए मध्यवर्ती संस्थाओं के उन्मूलन की परिकल्पना की गई थी। सही है। बम्बई प्लान के संदर्भ में इसने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग के विकास का समर्थन किया। इसने अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा एक सक्रिय भूमिका निभाए जाने का समर्थन किया। ठीक है। देखिए बॉम्बे प्लान, ठीक ना, 1944-45 में आया था। बॉम्बे प्लान क्योंकि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था, जिससे इसका नाम क्या क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठाकुर दास, J.R. टाटा, G.H. बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरबा भाई, लाला भाई, F.G. श्रॉफ, आदिल दलाल और जॉन मथाई। ठीक ना, बॉम्बे प्लान 1944-45 8 उद्योगपतियों द्वारा, बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़िए सतीश जी। आप डायरेक्ट पढ़िए डिस्कशन इसका ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन सूची 1 सूची 2, एक तरफ है कार्यक्रम, एक तरफ है प्रारंभ वर्ष। कब स्टार्ट हुआ था? अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में। समन्वय बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारक कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। फिर से एक बार रिपीट। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय 1976। समन्वित बाल विकास योजना 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। अगला क्वेश्चन कौन सा सही है? आर्थिक समृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास की अवधारणा से अधिक व्यापक है। नहीं, आर्थिक अवधारणा आर्थिक विकास डिस्कशन पढ़िए इसका डिस्कशन। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। ठीक है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है। ठीक है। यहाँ जहाँ आर्थिक समृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कथन विचार कीजिए, कौन सही है? आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक कारकों जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। सही है। आर्थिक विकास गुणात्मक कारकों जैसे मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक इत्यादि का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है। दोनों सही है।